हुर्रे! वेलकम टू द नेक्स्ट रिवीजन वीडियो। अब हम रेडी हैं ऐसे 240 के साथ। 240 यानी ऐसे 240 यानी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको लेके रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब एक ऑडिटर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहा होता है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू फ्रॉड। यही हमें ऐसे 240 बताता है। मेरा फेवरेट, मेरा प्यारा, मेरा सबसे दुलारा ऐसे, क्योंकि ये ऐसे मेरे को हमेशा अच्छे नंबर देता है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे रियल पेपर। ये मेरा फेवरेट ऐसे है। तो सर, सबसे पहला आपका सवाल क्या 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 सर, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड किसकी? मैंने कहा उसी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जो इंटरनल कंट्रोल्स को भी मेंटेन करता है, यानी टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। यही दो हैं जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सर, मैनेजमेंट विद टीसीडब्ल्यूजी विल प्ले स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डेटरेंस। वो देखेंगे कि फ्रॉड प्रिवेंट हो, डेटर हो, एंड इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट टू क्रिएट अ कल्चर। कैसा कल्चर सर? जहां पे सब सच बोले एंड सब बढ़िया बातें करें, यानी कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। सर, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड असेस रोम यानी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड। सर बेसिकली ऐसे 315 हमें क्या कहता था? मैंने कहा 315 कहता था आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू, कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और एंड इट्स एनवायरनमेंट। हम एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझ के आइडेंटिफाई भी करते थे और असेस भी करते थे। क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इन्होंने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई असेस करो, बट यहां पे ड्यू टू फ्रॉड करो कि फ्रॉड की वजह से क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। एंड जब एक बार आपने ये काम कर लिया, हाथ पे हाथ रख के बैठ मत जाना, आपने रिस्पॉन्स भी करना है, आपने रिस्पॉन्ड भी करना है एज पर ऐसे 330 टू द असेस्ड रिस्क। आप क्या करोगे? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लोगे अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज एंड टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। आपने एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है। सर, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स किन किन टेक्निक से हम कर सकते हैं? मैंने कहा 10 टेक्निक। ये 10 टेक्निक हमने क्लास में पढ़ी थी। हाँ सर पढ़ी थी। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, 10 टेक्निक से हो सकता है। सर पहले हमने कहा इनको 6 को अलग तोड़ दो और 4 को अलग तोड़ दो। बिल्कुल, और इसको याद करने का सिंपल सी बात एक ही तरीका था। मैंने कहा कोई भी अगर हमने बात करनी हो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो याद रखना उसमें कोई सिग्निफिकेंट फैक्ट है जो कंसील्ड या डिस्क्लोज नहीं है। सर सिग्निफिकेंट फैक्ट यानी कोई सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं जिनके रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स हैं और जो टर्म्स हैं उनको ऑल्टर कर रखा है। फैक्ट यानी फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज आ गई है। ए यानी assumptions, inappropriately adjusting the assumptions और changing the judgments which are used to estimate accounting balances। जो भी अकाउंटिंग बैलेंसेस को लेके assumptions and judgments है उनको inappropriately adjust और change किया जा रहा है। So C यानी complex transactions, engaging in complex transactions which are structured to misrepresent the financial position or financial performance of entity। and T यानी events और transactions। जी हाँ, events और transactions उनके साथ हम क्या करते हैं? हम उनको दिखाते नहीं है, एडवांस में दिखाते हैं या लेटर ऑन दिखाते हैं, यानी omitting, advancing और delaying the recognition in financial statements of events और transactions that have occurred during the reporting period। and fact का तो मतलब हमने बताया था, concealed और not disclosing the fact। उसके बाद 4 पॉइंट थे। 4 की चोरी। 4 चोरी करने के कौन से तरीके? यानी डेटर से पैसा आया, हमने अपनी जेब में डाल दिया, उसको हम बोलते हैं embezzling the receipts। आपने रिसीट्स एम्बेजिल कर ली। एंटिटी का जो एसेट था उसको चोरी करके ले गए, यानी स्टीलिंग द फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर स्टील नहीं किया बट उसको पर्सनल यूज के लिए कर लिया। तो मैंने कहा बात तो वही है, आपने एंटिटी के एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। एंड लास्ट आ जाता है पॉइंट, एंटिटी को बोल रहे हो उन गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करो। एंटिटी को बोल रहे हो उन गुड्स और सर्विसेज की पे करो जो उसने रिसीव ही नहीं करे। एग्जांपल, पेमेंट टू फिक्टिशियस वेंडर्स और फिक्टिशियस एम्प्लॉइज, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? घोस्ट एम्प्लॉइज। है नहीं बट इनकी पेमेंट जा रही है। ठीक है, तो आपने इस तरह से याद रखने क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तौर तरीके हैं जिससे आप फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। सर उसके बाद था रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। सर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है एंटिटी में, उसके रिगार्डिंग क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? क्या रिस्क फैक्टर्स है जिनको देख के हम बोल सकते हैं कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो रहा है? मैंने कहा 3 चीजें, या तो इंसेंटिव है या प्रेशर है या फिर अपॉर्चुनिटी है, एंड तीसरा हो सकता है एटीट्यूड की प्रॉब्लम, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। मैंने कहा प्रेशर किस चीज का है? 2 चीजों का है, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या फिर एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉइज ऐसे जिनके पास कैश की एक्सेस है या अदर एसेट्स व्हिच आर ससेप्टेबल टू थेफ्ट। आपने ये बात याद रखनी है। एंड सर एडवर्स रिलेशनशिप 3 केसेस में होती है, या तो एम्प्लॉय को निकालने वाले हो, रखने वाले हो तो उसकी कंपेंसेशन चेंज करने वाले हो, या तीसरा
तीसरा केस यानी प्रमोशन होने वाली थी बट रोक दी गई, यानी प्रमोशन और रिवॉर्ड्स आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन थी कि प्रमोशन होगी बट प्रमोशन नहीं हो रही। एंड यही तीन चीजें हैं जो प्रेशर क्रिएट करती हैं एंड जो हमारे ऊपर एडवर्स रिलेशनशिप लेके आती है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एंटिटी। एम्प्लॉय वो जिसके पास है एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स सक्सेप्टेबल टू थेफ्ट। तो ये हो गया पॉइंट इंसेंटिव और प्रेशर का। मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज आती है भाई साहब तब जब वो सर्कमस्टेंसेज आते हैं जहां पे सक्सेप्टेबिलिटी टू थेफ्ट, जो एसेट्स की मिस एप्रोप्रिएशन की सक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मैंने कहा चार केसेस हैं। इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री ऐसी जो छोटी छोटी है बट बहुत वैल्यू की है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है। फिक्स्ड एसेट्स वो जो छोटे छोटे हैं बट वैल्यू बहुत ज्यादा है, मार्केटेबल भी है, आज जाऊंगा मार्केट में तो बिक जाएंगे, जैसे कि मैकबुक। और तीसरा केस क्या था सर, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बहुत खराब है, यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी नहीं है। तो ये चार केसेस हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के। मैंने कहा एटीट्यूड का इशू क्या था सर, एटीट्यूड यानी डिसरिगार्ड। ये बंदा डिसरिगार्ड करता है दो चीजों को, मॉनिटरिंग और इंटरनल कंट्रोल। सर इंटरनल कंट्रोल से तो हमने पिछला पॉइंट छोड़ा था, मैंने कहा वो भी यहीं से स्टार्ट कर लो, डिसरिगार्ड फॉर मॉनिटरिंग, डिसरिगार्ड फॉर मॉनिटरिंग, डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल। और दूसरा पॉइंट था सर बिहेवियर का इशू था। मैंने कहा बिहेवियर में क्या दिक्कत थी सर, बिहेवियर इसका डिसप्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन दिखाता है टुवर्ड्स द एंटिटी एंड चेंजेस हो गए हैं बिहेवियर में जिससे लगता है कि एसेट्स इसने मिस एप्रोप्रिएट किए होंगे। यही है वो व्यक्ति जिसने एसेट्स की चोरी करी होगी। फिर आता है पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। सर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने कहा सिंपल सी बात है, ऐसे 200 क्या कहता है सर, ऐसे 200 कहता है ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो 200 ही हमें ये बताता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा ऐसे 200 ही बताता है कि ऑडिटर पे इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से कुछ मिसस्टेटमेंट्स होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अनडिटेक्टेड रह जाए वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। उन्होंने कहा हो सकता है कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाए। मैंने कहा मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो वजह से हो सकते हैं सर, फ्रॉड की वजह से हो सकती है, एरर की वजह से हो सकते हैं, बट जो फ्रॉड वाली है उसके अनडिटेक्शन के चांसेस ज्यादा है। नॉट डिटेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज मोर देन एरर। क्यों? बिकॉज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स। सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स की वजह से ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है। प्लस आपने एक बात और बताई, फ्रॉड में भी कौन सा फ्रॉड ज्यादा मजेदार है सर, मैनेजमेंट फ्रॉड ज्यादा मजेदार है, यानी रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज मोर देन एम्प्लॉय फ्रॉड। क्यों? मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन, वो ऐसी पोजीशन में बैठा है जहां वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है दो चीजों को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और उनसे बनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो क्या ऑडिटर छोड़ दे, क्या ऑडिटर फ्रॉड से रिगार्डिंग कुछ ना काम करे? मैंने कहा नहीं, उसकी ड्यूटी बनती है। मैंने कहा ड्यूटी बनती है टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यानी उसने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, उसने अलर्ट रहना है टू द सर्कमस्टेंसेस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन करनी है ऑडिट एविडेंस की। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूरी है ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके पॉसिबिलिटी दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कैन एग्जिस्ट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। पास्ट में क्या हुआ उसे भूल जाओ, अभी भी पॉसिबल है कि फ्रॉड हो सकता है। तो सर क्या मैं हर डॉक्यूमेंट को डाउटफुली देखूं? मैंने कहा नहीं, जब तक कि डाउटफुल सिचुएशन ना हो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मान के चलो। पर सर दो केसेस में इन्वेस्टिगेशन करना, जहां आपको डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे शक हो, जहां आपको लगता है डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक ना हो, इन्वेस्टिगेट करो फर्दर। प्लस जहां आपको लगता है मैनेजमेंट से आपने इंक्वायरी करी तो रिजल्ट ऑफ योर इंक्वायरी, रिस्पॉन्स टू योर इंक्वायरी वर इनकंसिस्टेंट, अगर आपको लगता है इनकंसिस्टेंसी आ रही है इंक्वायरी में तो भी आपने इन्वेस्टिगेट करना है इनकंसिस्टेंसीज को। सर अगर हमें लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, अगर आपको लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है तो डिटरमाइन करो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल मटेरियली मिसस्टेटेड है। सर हमें कंडीशंस मिल गई हैं, हमें कंडीशंस मिल गई कि आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की इंडिकेशन में हो सकती है। तो मैंने कहा सबसे पहला शक आपका जाएगा मैनेजमेंट पे, और मैनेजमेंट पे जब शक चला जाता है तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से विश्वास उठ जाता है, यानी यू विल कंसीडर योर इंप्लीकेशंस पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। एंड ऐसे 580 में हम बोलते हैं अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे शक हो और वो शक असलियत में बदल जाए तो अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देना। आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देते हो। कम्युनिकेशन क्या करनी है? मैंने कहा कोई भी फ्रॉड मिले, इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड मिले, दो लोगों को बताओ, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की। और कुछ सर्कमस्टेंसेस में अगर लॉ रेगुलेशन कहता है कि फ्रॉड के बारे में बताना है तो आपने रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को भी बताना है। एग्जांपल सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है 1 करोड़ से बड़ा फ्रॉड मिलता है जो मैनेजमेंट या एंटिटी के एम्प्लॉइज कर रहे हैं एंटिटी के खिलाफ, तो आपने बताना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर जल्दी बताना पड़ता है, नॉट लेटर देन 2 days, एज सून एज पॉसिबल, आपको 2 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है। सर ऑडिटर एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, यानी ऑडिटर को फ्रॉड मिला है और ऑडिटर को लगता है ये एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं हो सकती क्योंकि इसमें रिजल्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्रॉड की वजह से मिसस्टेटमेंट है। तो वो क्या करेगा सर? वो कंसीडर करेगा प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और देखेगा क्या उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। एंड अगर वो विड्रॉ करने वाला है तो सबसे पहले मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेगा विड्रॉल और रीजंस फॉर विड्रॉल। उसके बाद
देखेगा प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स टू रिपोर्ट टू पर्सन, किन किन पर्सन को उसको बताना पड़ेगा अपने जाने के बारे में कि वो छोड़ के जा रहा है। सर सिंपल सी बात है, जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया यानी मेंबर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जिन्होंने उसका अपॉइंटमेंट किया और रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनको बताएगा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं और रीजंस फॉर विड्रॉल भी बताएगा। सर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का क्या गेम है? मैंने कहा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का गेम है, मुझे इन चीजों के रिगार्डिंग मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेनी है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल, दूसरा मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेकिंग फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, वो फ्रॉड की जो रिस्क है उसको असेस करेगा, प्लस तीसरा कि वो ऑडिटर को बोलेगा, ऑडिटर को आश्वासन देगा कि ही हैज डिस्क्लोज्ड नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड टू इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट एम्प्लॉइज एंड अदर्स वेयर फ्रॉड कुड हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया नॉलेज ऑफ एलिगेशंस। सर एलिगेशंस और सस्पेक्टेड फ्रॉड को भी उसने डिस्क्लोज कर दिया है। हमें एज एन ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है? मैंने कहा 4 चीजों की। सबसे पहले हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी की 315 में, जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव था उसी को डॉक्यूमेंट करना है। यानी जब हमारा ऑब्जेक्टिव था टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, तो हमने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरमेंट, तो 315 आ गया। सर ऑडिटर ने रिस्पॉन्ड भी करना था बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो 330 के हिसाब से रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क भी आ गया। एंड हमने मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ बहुत कम्युनिकेशंस करी है ड्यूरिंग दिस ऐसे, तो वो भी आएंगी। एंड लास्ट में आ जाएगा रीजंस फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हम मान के चलते रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो अगर हमने ऐसा माना है कि नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा क्या रीजन है कि हम नहीं मान रहे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रेवेन्यू रिकॉग्निशन में है। अब अगला आ जाता है पॉइंट कि क्या हम फ्रॉड से रिगार्डिंग मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा 3-4 बातें पूछनी है, मैनेजमेंट से पूछना है, मैनेजमेंट से पूछनी है उसकी असेसमेंट क्या हुई ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और अगर असेसमेंट हुई तो उसका क्या प्रोसेस था। तो मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी। मैंने कहा असेसमेंट हो गई, प्रोसेस भी हो गया, तो जरूर मैनेजमेंट ने उसके रिजल्ट को किसी को बताया होगा। मैंने कहा हाँ, 2 लोगों को बताया, टीसीडब्ल्यूजी और एम्प्लॉइज को। तो कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉइज, एंड लास्ट में मैनेजमेंट से बात करके मैं थक गया, मेरा मन भर गया, मेरे को मैनेजमेंट से बात नहीं करनी। तो कोई नहीं, आप इंक्वायरीज विद इंटरनल ऑडिटर भी कर सकते हो, पर तभी कर सकते हो जब एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। तो ये 5 चीजें हो जाती है। मैनेजमेंट की असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, दूसरा उसका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी, कैसे उसने फ्रॉड को आइडेंटिफाई किया और रिस्पॉन्ड किया, प्लस कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी एंड एम्प्लॉइज को तो कम्युनिकेट करना जरूरी है कि भाई एंटिटी की बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है और एथिकल बिहेवियर क्या है। एंड लास्ट में आ जाता है इंटरनल ऑडिटर के साथ इंक्वायरी। क्या ये अप्रोप्रिएट है? क्या ये अप्रोप्रिएट है कि हम मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करें? मैंने कहा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही तो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल कंट्रोल का ख्याल रखता है। तो इनसे इंक्वायरी करना तो बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके इनकी ओन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या है। एंड रिस्क है तो कंट्रोल है, मैंने कहा कंट्रोल इन प्लेस टू प्रिवेंट एंड डिटेक्टेड, तो इनकी रिस्क भी पता चल गई, कंट्रोल भी पता चल गई। और मैंने कहा एक बात और, ये फ्रॉड रिस्क असेसमेंट से ना मैं समझ पाऊंगा एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंटिटी के कंट्रोल एनवायरनमेंट की। क्यों मिलेगी? सर एग्जांपल देखो ना, मैनेजमेंट ने रिस्क असेसमेंट की नहीं, मैनेजमेंट ने असेसमेंट ऑफ फ्रॉड किया ही नहीं, मैनेजमेंट ने असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड किया ही नहीं, तो इससे मुझे पता चल जाएगा मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल क्या चल रहे हैं। इससे दिखता है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंपॉर्टेंस दैट द मैनेजमेंट प्लेसेस ऑन इंटरनल कंट्रोल। फिर आता है सर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ये 1-2 बातें आपने बस रीड करनी है और इसमें ज्यादा कुछ करने को था नहीं। फिर आती है बात ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू रिस्क ड्यू टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। सर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है? मैंने कहा बेसिकली जो रक्षक है वही भक्षक बन गया, यानी जिसको हमने कंट्रोल संभालने को दिए थे उसी ने कंट्रोल्स की बैंड बजा के रख रखी है। सो इन्होंने यही बात बोल रखी है दैट मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजीशन, मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन में है टू परपेट्रेट फ्रॉड बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एबिलिटी टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स by override of controls that otherwise appear to be operating effectively। इसके रिगार्डिंग आपका एक एमसीक्यू भी है जो आपके आईसीआई ने बुकलेट दे रखी है कि जो कंट्रोल्स हमें अदरवाइज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली लगते हैं बट वहां पे फिर भी कोई फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स का ही फ्रॉड हो सकता है, यानी जिनको कंट्रोल संभालने का काम दिया वो ही कंट्रोल्स की बैंड बजा के बैठे हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने एक बात और ध्यान में रखनी है कि हम ये चीज चेक करेंगे, क्या हम कैसे देखेंगे कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स नहीं हो रहा, तो क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे? मैंने कहा 3 ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। एक तो जर्नल एंट्रीज की टेस्टिंग करेंगे, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को देखेंगे, एंड तीसरा हम उन एंट्रीज उन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे विच आर सिग्निफिकेंटली आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर जनरल एंट्रीज की एप्रोप्रिएटनेस कैसे देखेंगे? मैंने कहा 3 तरीके से। इंक्वायरी करेंगे विद द इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्वड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में। दूसरा कुछ सेलेक्टेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड क्यों? क्योंकि सर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो जर्नल एंट्रीज, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज ड्यूरिंग द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड ही होती है। तो मैंने कहा जर्नल एंट्रीज और अदर एडजस्टमेंट देखेंगे एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। प्लस देख सकते हैं क्या कोई नीड है, वी विल कंसीडर द नीड टू टेस्ट द जर्नल एंट्रीज थ्रू आउट द पीरियड। हम थ्रू आउट द पीरियड भी कुछ जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को क्यों देखेंगे सर? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जब हम सिग्निफिकेंट फैक्ट देख रहे थे तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? FA यानी अजम्पशंस और जजमेंट जो मैनेजमेंट ने यूज करी है वो चेंज कर रहा है। सर चेंज क्यों कर रहा है? ताकि वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज कर सके। तो मैंने कहा रिव्यूइंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बायसेस, क्या मैनेजमेंट की कोई बायस तो नहीं है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाने में? उसके लिए मुझे इवैल्यूएट करनी पड़ेगी दो चीजें, मैनेजमेंट की जजमेंट और उसने क्या क्या डिसीजंस लिए। इवैल्यूएट वेदर द जजमेंट्स एंड डिसीजंस मेड बाय द मैनेजमेंट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड पॉसिबल बायस, मुझे वो दिख जाएगी। प्लस मैं सेकंड चीज क्या कर सकता हूं, मैं परफॉर्म कर सकता हूं रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। सर मैं रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू कर सकता हूं मैनेजमेंट जजमेंट्स एंड अजम्पशंस, मैं मैनेजमेंट की जजमेंट्स और अजम्पशंस का रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू कर सकता हूं विच वर relating to the financial accounting estimates, significant accounting estimates reflected in the financial statement of prior year। मतलब प्रायर ईयर में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए गए थे उनका अब क्या रिजल्ट आया वो मुझे रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू से पता चल सकता है। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो कोई भी ऐसी अटपटी ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए हमें उसका बिजनेस रैशनल देखना पड़ेगा। इवैल्यूएट वेदर द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन सजेस्ट that they may have been entered into for fraudulent financial reporting or to conceal misappropriation of assets। and fraudulent financial reporting हो या misappropriation of asset हो, दोनों ही मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट बन जाते हैं। तो यहां हमारा ऐसे 240 रिवाइज हो गया। जल्दी से सारे क्वेश्चंस कर लो 240 के। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे 250 के साथ और जल्दी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देते हैं।